हेलो नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। माई सेल्फ एस के बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। अब इंतजार हुआ खत्म, जिसका बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे एस्पिरेंट्स, 4 नए लेबर कोड्स का। उसी सीरीज में आज हम शुरू करेंगे कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। ये एक रेशनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉ की दिशा में कदम था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले अपकमिंग एग्जाम जैसे कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर और जो भी लेबर लॉ से रिलेटेड आगे एग्जाम जो आएंगे उनके अंदर ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होगा सिलेबस का। तो शुरू करते हैं कोड ऑन वेजेस 2019। It is an act to amend and consolidate the laws relating to wages and bonus। ये एक एक्ट है जो कि किस से रिलेट था, किसको कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया था, जो भी लॉज वेज से रिलेटेड थे और बोनस से रिलेटेड थे। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो कौन से लॉज वेज से रिलेटेड थे, इसके अंदर अमलगमेट होगा मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इस तरह के जो लॉज थे वो इसके अंदर अमलगमेट किए गए हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर। सो इट इज एन एक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो क्या है, ये वो एक्ट है जो कि कंसोलिडेट करेगा लेबर लॉज को। कौन से लेबर लॉज को? जो लेबर लॉज वेजेस से रिलेटेड थे। वेजेस से रिलेटेड मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 था, वो सब इसके अंदर मिला दिए गए हैं। सेक्शन 1 यूजुअली बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट कहां एप्लीकेबल रहेगा। तो एज पर दिस ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेबिलिटी इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर, वेदर इट्स यूनियन टेरिटरी, वेदर इट्स स्टेट। और पहले क्या होते थे कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा होता था कुछ एक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया मतलब पूरी इंडियन यूनियन के ऊपर ये लागू रहेगा। चलते हैं आगे। ये लेबर लॉज को लाने का बेसिक पर्पस क्या था कि इसकी जो डेफिनेशंस थी वेरियस लेबर लॉज की, वो कहीं पे बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्मिटी थी उस डेफिनेशन में। किसी डेफिनेशन में वर्कर इंक्लूड किया जाता था, किसी में कितनी सैलरी तक का वर्कर इंक्लूड था, किसी एक्ट के अंदर इंश्योरेंस वर्कर भी इंक्लूड था, किसी में बैंकिंग वाले इंक्लूड थे, किसी में प्राइवेट बैंक के एक्सक्लूड थे। तो एक यूनिफॉर्मिटी सी नहीं थी कि कहां पे क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेशंस में बहुत ही नॉन यूनिफॉर्मिटीज थी। तो ये सबसे बड़ा कारण था लेबर लॉज को कंसोलिडेट करने का। मेनली हमें ये जो लेबर लॉज हैं, इनको जो कोड्स हैं उनको पुराने लेबर लॉज के साथ कनेक्ट करके ही पढ़ाई करनी है। तो अकाउंटिंग ईयर बेसिकली हम लोगों को पता है, अकाउंटिंग ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि यूजुअली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। तो अकाउंटिंग ईयर मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एक अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर रहता है। सिमिलरली एडवाइजरी बोर्ड वहां पे भी बनाए गए थे। एडवाइजरी बोर्ड किस लिए बनाए गए थे? एडवाइस करने के लिए, रिवीजन ऑफ वेजेस के लिए, या फिर किसी भी एम्प्लॉयमेंट की वेज डिसाइड करने के लिए, मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए। तो जो कंसेप्ट थे वो एडवाइजरी बोर्ड बनाते थे, जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होते थे। तो यहाँ भी एडवाइजरी बोर्ड मींस द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, व्हाटएवर बी द केस। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये जैसे कि डेफिनेशन में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा महत्व था पुराने लेबर लॉज के अंदर, क्योंकि ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्म लॉज ऑन दी सब्जेक्ट रिलेटेड टू लेबर। तो पहले क्या होता था, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लगा लीजिए। जो बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर देखेंगे तो बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर आप उठा के किसी प्राइवेट बैंक के मिनिमम वेजेस एक्ट में देखेंगे तो वहां पे बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट, खासकर प्राइवेट बैंक, वो एक्सक्लूडेड थे मिनिमम वेज एक्ट के दायरे से, जहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट थी उन बैंक्स के लिए। तो इस टाइप की नॉन यूनिफॉर्मिटी थी। अब एक बैंक के अंदर दो स्टेट के ऑफिसर भी इंस्पेक्शन पे जाएंगे लेबर लॉज के लिए, सेंटर के ऑफिसर भी इंस्पेक्शन पे जाएंगे। तो दोनों थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंस रहता था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर कुछ इंस्पेक्टर गए, मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर कुछ इंस्पेक्टर गए। वर्कर्स को भी बड़ी परेशानी होती थी कि एग्जैक्टली हम अपना केस फाइल कहां करें। तो ये सब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का
पार्ट होता था, अभी इन डेफिनेशंस को यूनिफॉर्म किया गया है, यूनिफाइड किया गया है। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉलोइंग केसेस, एन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बीपीसीएल है, ओएनजीसी है, पोर्ट है, ठीक है, तो ये सब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, आरबीआई है, तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑन वेजेस एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान देने वाली बात है इस एक्ट के अंदर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी को कोड ऑन वेजेस के दायरे में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट को बना दिया गया है, जबकि पहले जो केसेस थे वहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं होती थी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट रहती थी, लेकिन अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। कॉर्पोरेशंस एंड अदर अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो कोई भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर कोई भी ऐसी कंपनी है, कॉर्पोरेशन है जो कि सेंट्रल एक्ट से बनाई गई है, वहां पे भी कौन रहेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। और इन सब के अलावा कुछ बच गया, वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपने देखा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले इतने लेबर लॉज थे, हर में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अलग अलग डेफिनेशन थी, अलग अलग इंप्लीमेंटेशन थी, बट नाउ एक यूनिफाइड करके देख ली गई है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, माइंस, रेलवे, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एक्ट, in that case the appropriate government will be central government and in rest of the cases it will be state government। तो चलते हैं आगे। कंपनी का क्या मतलब है? डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज which is defined under the Companies Act 2013। 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर जो डिफाइन किया गया है that is कंपनी। नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में थी, सिमिलर सी डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन, एक व्यक्ति होता है, हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट अदर देन मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर टू सच एस्टेब्लिशमेंट। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है, काम करने का एक अंडरटेकिंग लेता है कि मैं ये काम करके दूंगा, और वो सिर्फ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में नहीं बोलेंगे कि मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स किया तो वो कॉन्ट्रैक्टर है, जी नहीं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आपको एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक बिल्डिंग बनवानी है, तो आपको बिल्डिंग एक बनवानी है, तो कॉन्ट्रैक्टर को आप दोगे कि मुझे ये बिल्डिंग बनानी है, तो आप इसका कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर होगा। जबकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ईंट लाके दे देगा या सीमेंट बजरी लाके दे देगा, मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स पे हम कॉन्ट्रैक्टर की नहीं मानेंगे, ये एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा हमें, इट विल बी अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस सम गिवन रिजल्ट, ठीक है। तो ये सब बोलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी यूज कर सकता है या फिर खुद भी बना के दे सकता है, वट एवर द केस में भी, तो ये इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। सप्लाईज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एज mere human resource and includes a सब कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो, या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करता है या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करता है, तो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूड रहेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। हम आज इस एक्ट के अंदर सारी डेफिनेशंस बड़ी डिटेल से करेंगे, सो दैट आने वाले जो लेबर कोड्स हैं हम उसके अंदर बार बार सेम डेफिनेशंस को रिपीट ना करें और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक्ट्स की सिर्फ वो ही करें। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर मींस अ वर्कर विच इंक्लूड्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर ऑल्सो। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन के अंदर इस बार क्लियरली इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज अ वर्कर विच इंक्लूड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर ऑल्सो बट डज नॉट इंक्लूड अ वर्कर अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉय, ठीक है, अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉय हु, ये जो केस है ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। कौन कौन नहीं आएंगे? जिसको रेगुलरली एम्प्लॉयड किया गया कॉन्ट्रैक्टर ने for any activities of his establishment and his employment is governed by
mutually accepted standard of the condition of employment. Also include engagement on permanent basis and gets a periodical increment in the pay, social security coverage and other welfare benefits in accordance with the law. इसके अलावा जो भी लोग रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ऐसा है कि समझाता हूं मैं आपको ये क्या रहता है कि आपने एक बंदा हायर कर लिया, सुपरवाइजर हायर कर लिया, एक पर्सन हायर कर लिया और आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप जगह जगह पे ठेके लेते हैं, एक जगह लिया, दूसरे लिया, तीसरे लिया। एक आपका परमानेंट एम्प्लॉय है या उसने आपने हायर किया है, वो सुपरवाइज करेगा। दिन में एक जगह चला गया एक साइट पे, फिर दोपहर में दूसरी पे चला गया, तीसरी, मतलब वो आपका एक रेगुलर एम्प्लॉय है जिसको आप पीएफ भी देते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देते हैं, म्यूचुअली एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन पे है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वो लोग माने जाएंगे जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए काम करेंगे और उस साइट पे काम करेंगे। ये नहीं कि वो हर साइट पे दिन में 2 घंटे वहां 2 घंटे ऐसे काम नहीं करेंगे, और उनको किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए ही, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही हायर किया गया है कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर जो रजिस्टर्ड है उसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक्ट बना था एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करने के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्ट टैक्स का वही मीनिंग है जो कि टैक्स चार्जेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, या फिर कंपनीज प्रॉफिट सरफेस टैक्स सर टैक्स 1964 और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लो। इन टैक्स के अंदर जो टैक्स चार्जेबल रहेगा इन 3 एक्ट्स के अंदर, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। इट ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर टैक्स विच मे बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी अ डायरेक्ट टैक्स। ऐसा कोई एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर करे उसको भी हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। बात करते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन। आप देखना कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से एम्प्लॉय की डेफिनेशन में डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें बहुत जरूरी है याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोड ऑन वेजेज या फिर विजिलेंट हैं लेबर लॉज को लेके और एक जिज्ञासा रखते हैं कि व्हाई देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड लेबर लॉज टू न्यू लेबर कोड्स, तो एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस एंगेज्ड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो एक ये एम्प्लॉय है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रोविजन के अंदर नहीं आता है। अप्रेंटिस एक्ट एक एक्ट बनाया गया था जो कि ट्रेनीज के लिए, अप्रेंटिस को एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए, उनके स्टाइपेंड को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहली कंडीशन है कि एक एम्प्लॉय अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के प्रोविजन लगते हों, तो वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट बी कंसीडर्ड एन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय मींस एन पर्सन हु इज एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट। तो एक एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किस पे रखा गया है? वेजेस पे रखा गया है, सैलरी पे रखा गया है। टू डू एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल, वट एवर द फंक्शन में बी। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए कि अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, क्लरिकल है, सुपरवाइजरी है, मैनेजरियल है, टेक्निकल है, क्लरिकल है, किसी भी तरह के इस तरह के काम के लिए रखा गया है जिसके बदले उसको सैलरी या वेजेस या रिवार्ड मिलता है या रिम्यूनरेशन मिलता है, और उसकी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो या तो क्लियरली एक्सप्रेस कर दी गई है या फिर इम्प्लाइड है, जो इम्प्लिसिटली हम एनालाइज कर लेंगे कि क्लर्क, अगर क्लर्क हायर किया गया है और वहां पे कुछ 4 ही फंक्शन दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लर्क को बोलेंगे कि आज आप टैली सॉफ्टवेयर चलाइए, तो अगर उसको आता हुआ तो या फिर आप अकाउंट्स का ये काम कर लीजिए, उसमें के लिए बैलेंस शीट बना लीजिए अगर आपको बैलेंस शीट आती है। तो क्लरिकल काम
इम्प्लिसिटली पता होता है कि हाँ क्लर्क के काम है कि जो कि लिपिक वर्क होते हैं, आपको कागज समेटने हैं, आपको अकाउंट्स देखने हैं, ठीक है, जो भी काम रहते हैं आपके डे टू डे बेसिस में, तो क्लर्क की एम्प्लॉयमेंट से पता चल जाता है। और जरूरी नहीं है कि जो उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया है उसमें वो काम एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ हो। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन डिक्लेयर्ड टू बी एन एम्प्लॉय बाय द appropriate government but does not include any member of the armed forces of the union। और ऐसे लोग जो कि appropriate government ने एज एन एम्प्लॉय डिक्लेयर किए गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट that the definition of employee under the Code on Wages Act 2019 does not include a person who is a member of the Indian Armed Forces। So this is the definition of employee। Moving on to next। अब एम्प्लॉय पता चल गया, कॉन्ट्रैक्टर पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पता चल गई, तो देखते हैं एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन हम देखेंगे तो एम्प्लॉयर इज अ पर्सन हु एम्प्लॉयज वन और मोर एम्प्लॉयज इन हिज एस्टेब्लिशमेंट। जो एम्प्लॉयज की डेफिनेशन है उसमें आने वाले व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इट इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर कोई वो गवर्नमेंट की संस्था है तो वहां पे जो उसकी डिपार्टमेंटल हेड होंगे उसको हम एम्प्लॉयर बोलेंगे, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे उनको बोलेंगे। अगर वो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में ऑक्यूपायर या मैनेजर को हम बोलेंगे। जैसे ऑक्यूपायर और मैनेजर कहां डिफाइन किया गया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो उसके मीनिंग के दायरे में जो भी ऑक्यूपायर या मैनेजर आता है तो इस केस के लिए कोड ऑन वेजेस के लिए उसको एम्प्लॉयर माना जाएगा। और इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट इट इज द पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट। तो उस जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर बोल देंगे, मैनेजर बोल देंगे, प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, तो ये सब हो सकते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम डिसीज्ड एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी हम एम्प्लॉयर ही मानेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट मींस एनी प्लेस where any industry, trade, business, manufacturing occupation is being carried on, and it also includes government establishment। एस्टेब्लिशमेंट वो जगह होती है, वो फैक्ट्री भी हो सकती है, जहां दुकान भी हो सकती है, और कोई सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी संस्था जहां पे इंडस्ट्री चल रही है, जहां पे व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कोई चीज मैन्युफैक्चर की जा रही है, कोई ऑक्यूपेशन कंडक्ट की जा रही है, तो उसको हम एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। और जहां पे जैसे पेट्रोल पंप है और या फिर कोई गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन के अंदर कवर अप की जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। फैक्ट्रीज मींस फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके अंदर जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है दैट विल बी the definition for this code also। then is industrial dispute। industrial dispute हमने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर भी कवर अप किया था। इसके अंदर भी सिमिलर डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया गया है। जहां हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर देखा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, एंड एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज, बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयर और दो एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कर के और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, और वर्कर के और वर्कर के बीच में भी हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच इज रिलेटेड और कनेक्टेड विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद एनी अदर कंडीशन ऑफ लेबर। तो ये जो डिस्प्यूट होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई पर्सनल डिस्प्यूट होगा, ये डिस्प्यूट या तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में माना जाएगा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड वर्कर, और वर्कर एंड वर्कर।
which is connected with employment, non-employment, terms of employment or condition of service of the workers. So that will fall under the terminology of industrial dispute. इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड की गई है, any dispute or differences between an individual worker and an employer connected with or arising out of discharge, dismissal, retrenchment, termination. अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है एक इंडिविजुअल वर्कर का एम्प्लॉयर के साथ, तो भी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा फॉर द प्रोविजंस ऑफ कोड. तो एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन एन इंडिविजुअल वर्कर और एन एम्प्लॉयर ड्यू टू डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो ये आ गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. चलते हैं आगे, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर. पहले हम यूजुअली कोई भी एक्ट करते थे लेबर लॉज, उसमें हम इंस्पेक्टर वर्ड देखते थे, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर देखते थे, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी देखते थे. यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जैसे सरकार जा रही है, तो इंस्पेक्टर राज को खत्म करते हुए सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं बनाए जाएंगे, इंस्पेक्टर शुड बी फैसिलिटेटर ऑल्सो, कि वो कंप्लायंस कराने में मदद करे. इंस्पेक्टर का दायित्व तो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जो एम्प्लॉयर है उसको प्रोसिक्यूट करना है, उसको पेनल्टी लगवानी है, उसको जेल भेजना है. इंस्पेक्टर राज के जो माइंडसेट है उससे दूर जाके फैसिलिटेट करना है. फैसिलिटेट इन द सेंस कि इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करके आपको जो कमियां निकली हैं वो कमियां देखो और कोशिश करो कि वो उनको ऑन द स्पॉट कंप्लायंस करवाया जाए. अगर आप ऑन द स्पॉट कंप्लायंस करवाते हो तो आप एज अ फैसिलिटेटर भी काम करोगे और इतने पेंडेंसी ऑफ केसेस नहीं बढ़ेंगे. तो सरकार एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रही है डिपार्टमेंट्स के और एम्प्लॉयर के बीच में, सो दैट ये हार्श लॉज ना रहे, इंस्पेक्टर राज खत्म हो और एक इंस्पेक्टर एंड फैसिलिटेटर का काम किया जाए. इंस्पेक्टर सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं करे, फैसिलिटेट भी करे एम्प्लॉयर को इन कोड्स को समझने में, इनको कंप्लाई करने में. सो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर दिस कोड. मिनिमम वेज, मिनिमम वेज की डेफिनेशन देखते हैं. आपने पहले देखा था कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अंदर डिफाइन की गई थी और वो थी सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के लिए. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को वर्ड को ही खत्म कर दिया गया है. ऑल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज आर कवर्ड अंडर द definition of minimum wages now. Minimum wage means the wage fixed under this code. मिनिमम वेज होगी जो वेज इस कोड के अंदर फिक्स की जाएगी बाय दी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और अथॉरिटीज. तो इसके अंदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वर्ड खत्म कर दिया गया है. पहले क्या होता था, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी रहती थी. अभी मेरा एक लाइवली एग्जांपल बताता हूं कि आई वाज इन द फर्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ माइन एज ए, मेरा जब करियर शुरू हुआ था तो आई वेंट टू सम पासपोर्ट केंद्र और व्हाटएवर, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूज हो रहे थे. तो वहां पे जब इंस्पेक्शन हो रहा था मिनिमम वेजेस का, तो मिनिमम वेजेस के इंस्पेक्शन में मैंने ये देखा कि जब इनकी वेज रिकॉर्ड्स देख रहा था तो वो जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनका बड़ा सुंदर सा नाम था, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव. तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो कि पासपोर्ट का ये सारा सिस्टम मैनेज करते हैं, आपका डेटा फीडिंग वगैरह करते हैं, बिल्कुल टाई वाई कोट वोट लगा के बिल्कुल टेन फैन होके बैठे थे. उनकी सैलरी में देख रहा 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 11,000 रुपए, जो कि मिनिमम उस टाइम की मिनिमम वेजेस से बहुत कम थी. और जबकि उसी के अंदर मैं जब देख रहा था तो जो स्वीपिंग करता है वहां पे हाउसकीपिंग स्टाफ था, उसकी सैलरी 16,000 रुपए. गार्ड था, उसकी सैलरी जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उसकी सैलरी 18,000 रुपए. मैंने सिक्योरिटी उसको पूछा, क्लीनर को, स्वीपर को, महिंद्रा भाई तेरी सैलरी क्या है? तो बोले आप नहीं, वो पूरा मिलता है 16,520 रुपए. तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये इतना डिफरेंसेस क्यों है. देन आई रेफर टू द मिनिमम वेजेस एक्ट. तो मुझे पता चला कि दीज वॉच एंड वर्ड कैटेगरी and this one sweeping cleaning category, these comes under the scheduled employment category, जिसके लिए मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है. जबकि दो नाम था कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव,
जो कि काम कर रहे थे कंप्यूटर, वो कोई बीटेक भी था, कोई डिप्लोमा धारक था, लेकिन उनकी सैलरी 8-8, 10-10 हजार रुपए, क्योंकि वहां पे मिनिमम वेज फिक्स नहीं की गई थी, और जो की गई थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स की थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये सब मैं देख के उस समय देखा गया, तो देखिए क्योंकि उस टाइम जब मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में लागू किया गया था, तब कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तो नहीं थे, कंप्यूटर तो नहीं था। उस टाइम जो चीजें चलती थी वो साफ सफाई, झाड़ू बुआरी चलती थी, गेटमैन हो जाते थे, तो इस टाइप की, या फिर कंस्ट्रक्शन था, माइनिंग थी, एग्रीकल्चर थी। तो उस समय की जो शेड्यूल्ड, उनको शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी माना गया था, और उनके लिए वेजेस डिसाइड की जाती थी। लेकिन अब इस चीज को खत्म कर दिया गया है। अब सारी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज कोड ऑन वेजेस के दायरे में रहेंगी। सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर मींस वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर सेम। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेम, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क या सेम वर्क, ये बेसिकली इक्वल रिम्यूनरेशन के एक्ट के अंदर भी सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क के अंदर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वेजेस में इक्वल रिम्यूनरेशन मिलेगी। तो इसके लिए क्या है, वो वर्क जिसमें स्किल सेम हो, एफर्ट उतने ही लगे, एक्सपीरियंस उतना लगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही रिक्वायर्ड हो, तो उसको हम बोलेंगे सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। State includes a union territory also. Tribunal shall have the same meaning as assigned in the Industrial Dispute Act 1947. तो ट्राइब्यूनल की जो डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में हमने देखी थी, तो ट्राइब्यूनल की सेम डेफिनेशन रहेगी इस एक्ट के लिए भी। वेजेज की डेफिनेशन क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट है वेजेज की डेफिनेशन। वेजेज मींस ऑल रिम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, allowances or otherwise, and what it includes your basic pay, number 1, dearness allowance, variable dearness allowance or dearness allowance, number 2, and retaining allowance if any, अगर कोई retaining allowance भी है वो। सिर्फ ये 3 चीजें ही कवर अप होंगी वेजेस के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो वेजेस इंक्लूड्स ऑल रिम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, सैलरी के रूप में हो, वेजेस के रूप में हो, अलाउंसेस के रूप में हो, या फिर अदरवाइज इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस दैट इज महंगाई भत्ता, और रिटेनिंग अलाउंस, अगर एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए कोई और अलाउंस भी दिया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेजेस। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात है क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपको कोई हाउसिंग अकोमोडेशन दी गई है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी वेजेस के अंदर। आपको कोई बोनस पेमेंट मिलता है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा वेजेस की डेफिनेशन के अंदर। आपको लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, अम्यूनिटीज कुछ और भी दी जा रही हैं, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। आपको कोई ट्रेवलिंग कंसेशन दिया जा रहा है, या फिर प्रोविडेंट फंड की पेमेंट दी जा रही है, पेंशन फंड की पेमेंट दी जा रही है, वो भी वेजेस का पार्ट नहीं मानी जाएगी। आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जा रहा है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जा रहा है, या फिर कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी दी जा रही है, तो दैट विल आल्सो नॉट इंक्लूड दी कम अंडर दी पार्ट ऑफ और कंपोनेंट ऑफ वेजेस। वेजेस के कंपोनेंट के अंदर वो नहीं आएगी। वेजेस के कंपोनेंट में सिर्फ 3 चीजें आएंगी, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। अब देखते हैं इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं इस बार इस एक्ट के अंदर। फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस, if the payment under clause A, this clause, exceeds 50% of all remuneration, then amount which exceed 50% shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added in the wages। ये जो A to I की अंदर थी, ये इसके अंदर A1 2 3 मैंने इसको कोमा लगा दिए। अगर इनकी वैल्यू, अगर 50% टोटल जो रिम्यूनरेशन है, टोटल रिम्यूनरेशन में अगर इनकी वैल्यू 50% से ज्यादा हो जाती है, इनकी क्युमुलेटिव वैल्यू 50% से ज्यादा हो जाती है, तो देन इट विल बी डीम्ड एज रिम्यूनरेशन। ये रिम्यूनरेशन मानी जाएगी और ये वेजेस के अंदर जोड़ दी जाएगी, इसको भी वेजेस का पार्ट मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो वेजेस के अंदर यही इंक्लूड होगा, लेकिन
अगर इनकी जो टोटल अमाउंट है, कोई पीएफ भी मिल रहा है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिल रही है, हाउसिंग अकोमोडेशन मिल रही है, बिजली पानी का खर्चा मिल रहा है, बोनस भी आपको दिया जा रहा है, और वो कॉम्युलेटिव अगर मंथली सैलरी के 50% से ज्यादा है, तो उसको हम एज अ वेज ही कंसीडर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, वेयर एन एम्प्लॉय इज गिवन इन ल्यू ऑफ द होल और पार्ट ऑफ वेजेस पेएबल टू हिम एनी रिम्यूनरेशन इन काइंड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कोई काइंड के अंदर पेमेंट होता है, एंड द वैल्यू ऑफ सच रिम्यूनरेशन इन काइंड which does not exceed 15% of the total wages payable to him shall be deemed to form part of the wages of such employee। अगर कोई काइंड के अंदर पेमेंट दी जा, काइंड के अंदर आपको रिम्यूनरेशन दी जा रही है, और उसको हम मनी की टर्म्स में अगर देखें, मान लीजिए आपको हाउसिंग अकोमोडेशन दी जा रही है या फिर गाड़ी दी जा रही है आने जाने के लिए, लेकिन खर्चा तो होगा ही ना, तो अगर उसका रेंट का अगर कैलकुलेट करें और वो 15% से ज्यादा नहीं है आपकी टोटल वेजेस का, तो भी उसको वेजेस का पार्ट माना जाएगा। विच डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल वेजेस पेएबल टू हिम देन इट शैल बी डीम्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ वेजेस ऑफ सच एम्प्लॉई। तो यहाँ पे जो काइंड में पेमेंट है उसके लिए भी क्लियर प्रोविजन दिया गया है। अगर आपको काइंड में कोई पेमेंट मिलती है और वो टोटल सैलरी की 15% से ज्यादा नहीं है, तो वो कंसीडर हो जाएगी वेजेस के अंदर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट के लिए। चलते हैं आगे। अब आती है वर्कर की डेफिनेशन। हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की डेफिनेशन देखी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की देखी, एम्प्लॉय की देखी, लेकिन वर्कर की नहीं देखी। थर्ड इज वर्कर। वर्कर मीन्स एनी पर्सन एक्सेप्ट अप्रेंटिस एक्ट, पर्सन जो कि अप्रेंटिस नहीं इंक्लूड होगा वर्कर की डेफिनेशन में भी, जो कि आता है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के दायरे में। एंड एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड whether the terms employed be express or implied। एक चीज देखिए आपने, इसके अंदर सुपरवाइजर तक ही इंक्लूड किए गए हैं, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस इंक्लूड नहीं की गई हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, जो पहले वर्किंग जर्नलिस्ट थे वो एम्बिट से बाहर थे, उनको भी इंक्लूड किया गया है। इट इंक्लूड्स वर्किंग जर्नलिस्ट, वर्किंग अंडर वर्किंग जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955 के दायरे में जो वर्किंग जर्नलिस्ट आते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं। सेल्स प्रमोशन के जो एम्प्लॉयज आते हैं, जो कि सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 के दायरे में आते हैं, वो भी वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। And for the purpose of any proceeding under this code in relation to industrial dispute, it includes such person who has been dismissed, discharged, retrenched or otherwise terminated। इस definition में अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर केस चल रहा है और उसको डिसमिस या डिस्चार्ज या रिट्रेंच कर दिया गया है, वो वर्कर भी इस कोड के प्रोविजन के लागू देखने में वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि आप तो डिसमिस्ड एम्प्लॉय हो, डिसमिस्ड वर्कर हो, तो हम आपको इसके अंदर दायरे में नहीं रखेंगे। डिसमिस्ड एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ वर्कर। लेकिन कौन नहीं इंक्लूड होगा बट डज नॉट इंक्लूड, जो कि एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट के जो मेंबर हैं वो वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। पुलिस सर्विस ऑफिसर ऑफ द प्रिजन भी नहीं होंगे। मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के जो लोग होंगे वो भी वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। और सुपरवाइजर इंक्लूड होंगे, लेकिन अगर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में भी काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ से ज्यादा है, तो भी आप इंक्लूड नहीं माने जाएंगे। वेजेस 15,000 से ज्यादा है, वेजेस मींस बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस ओनली, तो आप वर्कर की कैटेगरी में नहीं माने जाओगे। अगर इससे कम है तो ही आप माने जाओगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्कर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट विल बी कमिंग इन ऑल द 4 लेबर कोड्स। चलते हैं आगे। ये हमने डेफिनेशंस, हमने जितनी भी डेफिनेशंस थी हमने कवर की आज की क्लास के अंदर। अब कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 के जो डिटेल्ड प्रिलिमिनरी हैं
क्या क्या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, मिनिमम वेजेस के क्या प्रावधान है, बोनस के क्या प्रावधान है, वो हम आने वाली क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। ये आप तब तक डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक्ट का पार्ट है, इसीलिए आज हमने इसको इतनी डिटेल से कवर अप किया। आने वाले एक्ट में अगर कोई नई डेफिनेशन आती है तो हम उसको डिटेल में करेंगे, इन सेम डेफिनेशन को हम रिपीटिशन मोड में नहीं लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।